संडे को। सर ग्रुप में कोई दिल्ली वाले information बच्चों का है? भी होगा? जो यूके और फीडिंग इंडिया वाले ग्रुप के बच्चे हैं उनका टेस्ट संडे को है, ठीक है। सर क्या सर दोबारा बता दो, लेफ्ट हो जाता गलती से। मैं यूं बोल रहा था जो भी यूके एंड फीडिंग इंडिया के बच्चे हैं उनका इस संडे टेस्ट है, ठीक है। आपके ग्रुप में जिनके भी ग्रुप में इंफॉर्मेशन नहीं थी उसमें टेस्ट आपके पास आएगा क्या कहते हैं फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। सर हाँ दिल्ली दिल्ली वालों का वालों नहीं के है? लिए हाँ उनकी इंफॉर्मेशन ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है, अगर होगा तो। बाकी आप अपनी अपनी तैयारी जो जो आप उसकी आप तैयारी अपने आप रखो, ठीक है। थोड़ा सा में इशू है, हमारी कुछ अल्सर अल्सर ना छाला छाला टाइप होता है एक्चुअली, तो थोड़ा स्लो बोलूंगा मैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मैट्रिसेस इन डिटरमिनेंट, ठीक है। आज के लेक्चर सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या हो सर आपकी वॉइस अटक अटक के आ रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ 2 मिनट रुको, दो नेटवर्क चेक करता हूँ। सर समीशन वाला लास्ट टॉपिक था ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। हेलो सर, हाँ बोलो बोलो। हाँ वो जो समीशन वाला जो टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक था ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। हाँ 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 लास्ट टॉपिक था। ओके सर। वो इस बार जेई मेंस में उसमें इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आएंगे क्वेश्चन तो उस टॉपिक से एडवांस में आएंगे। मेंस में कम ही क्वेश्चन आते हैं उसमें, क्योंकि वो शायद सिलेबस में लगभग नहीं है, ठीक है। अब मेन तो आपको दूसरी चीजें और अच्छे से कवर कर। एक सेकेंड ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर। यस यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके है ना। 1 मिनट बच्चा रुको, बस थोड़ी सी सर बट थोड़ा स्क्रीन सा नहीं दिख टंग रही। में। हाँ 2 मिनट रुको, मैं कर रहा हूँ सब करूंगा, 2 मिनट। ठीक है। हाँ यस तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में आपका जो सिलेबस में है मैट्रिसेस में खासकर वो है, आपको इस दिख तो रहा है ना, थोड़ा सा जूम कर लेना इनकेस अगर नहीं दिखे तो। एक दिख रहा है सर। यस डिस्क्राइबिंग सर। मैट्रिसेस को डिस्क्राइब करेंगे। थोड़ा सा बोलने में एक्चुअली इशू होगा, थोड़ा सा सपोर्ट करना, सॉरी बोल नहीं पा रहा हूँ मैं एक्चुअली आज ढंग से। सेकंड आपका टाइप ऑफ मैट्रिसेस, फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ये सारे टॉपिक हमको इसमें कवर करने हैं, ठीक है। अगेन जेई पॉइंट, अभी तो ये पूरा सेपरेट चैप्टर है, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें जनरली दूसरे चैप्टर का इतना यूज नहीं होता है, तो एज ए इंडिविजुअल चैप्टर इसको आप अच्छे से करना। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन आपके जेई मेंस में आते हैं, और एडवांस में भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगेन इंपॉर्टेंस काफी अच्छा है, तो इतना टफ नहीं है। अगेन अगर आप देखोगे इसकी प्रॉपर्टीज को आप याद होकर अच्छी आपने प्रैक्टिस कर ली तो जेई में ज्यादा आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा मोर और लेस सेम ही रहता है, पिछले 5-10 साल के जो क्वेश्चन करोगे उसी वेराइटी पे क्वेश्चन आता है। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रही थी कि डिटरमिनेंट्स चैप्टर तो अलग होगा ना, मतलब वो भी इसी में है क्या ऐड ऑन? हाँ हाँ वो भी इसी में। अभी ये सुनो ना, बीच में आप ब्रेक मत करा करो। जो भी मैं पढ़ा डिटरमिनेंट अलग से पढ़ूंगा मैं, पहले मैट्रिसेस पढ़ेंगे फिर डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पूरा चैप्टर है, तो डिटरमिनेंट अपन अलग से पढ़ेंगे फिर करूंगा, ठीक है। अब अभी आगे का मत सोचो, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, और आपको मैं सारा कवर करूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, डोंट वरी, क्लियर है, ठीक है। तो अभी हमारा टारगेट पहला यही रहेगा कि मैट्रिसेस को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर डिटरमिनेंट को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, और फिर हम डिटरमिनेंट मैट्रिसेस की मिक्स प्रॉपर्टी करके क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे।
मेन तो आपका मैट्रिसेस है, उसमें सारे टॉपिक है जिनको हमको कवर करना है। ठीक है, करें ओके स्टार्ट? सर। ठीक है, यस अब देखो सर। ध्यान से, मैट्रिसेस में Yes, भी आज का जो हमारा आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। अब मैट्रिसेस था क्या एक्चुअली में, जब जैसे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए थे कि ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, वैसे रिप्रेजेंट कर दो। एक तरीका बताया गया कि रो और कॉलम की मदद से रिप्रेजेंट करने वाला, कि कुछ एलिमेंट्स रो में लिखेंगे, कुछ एलिमेंट कॉलम में लिखेंगे, तो रो और कॉलम की मदद से जो रिप्रेजेंट किया गया डेटा, उसको नाम दे दिया गया मैट्रिसेस। अब इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। जो हायर डेटा होते हैं उनकी कैलकुलेशन को करवाने में मैट्रिसेस का एप्लीकेशन है बहुत सारी। जैसे मान लो मेरे पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए भी मैट्रिसेस का यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे जाके देखोगे डिटर्मिनेंट का यूज ज्योमेट्री में भी बहुत जगह होता है। इसके अलावा ये जो चैप्टर है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, ये मैथमेटिक्स के अलावा भी और भी फील्ड है जहां पे इसका कैलकुलेशन पार्ट यूज होता है। आप इसको अगर अच्छे से देखना चाहते हो तो आप घर जाके आज एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को पढ़ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। आप देखोगे इस चैप्टर के बहुत वाइड एप्लीकेशंस है। तो आप आज जाके जब चैप्टर आज लेक्चर खत्म हो जाए, एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन और पहली एक्सरसाइज आप कर पाओगे, तो मैट्रिसेस की पहली एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ना है। वहां से आपको आइडिया लगेगा इस चैप्टर का एप्लीकेशन बहुत जगह है। ठीक है, तो ये काम आपको खुद से करना है। जैसा कि मैं बता रहा था कि एलिमेंट्स, अब पहले तो हम इसका ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे कि कैसे इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, क्या इसके मेथड होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, कैसे इसको एडिशन करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्शन, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ये सारी चीजें जानने के बाद फिर हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहले तो इसको समझना है कि मैट्रिसेस होता क्या है, दिखता कैसा है, कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, कैसे सब्सट्रैक्ट करना है, कैसे उसके साथ डील करना है, ये सारी चीजें हमको अच्छे से पहले समझनी है। उसके बाद हम आगे की चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का रो और कॉलम में। इसमें रो और कॉलम में जनरली मैट्रिसेस को इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। ये नोटेशन होता है m क्रॉस n। अगर मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स ए कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स ए बॉक्स के अंदर, और लिखा जाता है m क्रॉस n, जहां पे m क्रॉस n का मतलब क्या होता है, m मतलब होता है पहले नंबर ऑफ रोज, m मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ रोज, और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, हमेशा सीक्वेंस में क्या रहता है, पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। रोज मतलब वैसे हॉरिजॉन्टल, रोज मतलब क्या होता है, ये जो हैं ये सब क्या है, रोज है। ये हॉरिजॉन्टल जो भी हैं इनको सबको क्या बोलते हैं, अपन रोज बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, इनको बोलते हैं कॉलम, इनको बोलते हैं कॉलम। तो वर्टिकल मेरे कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल मेरी रोज होती है, और डिनोट होता है m क्रॉस n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत वैरायटी होती है। ठीक है, मैट्रिक्स को दिखने के जैसे जैसे मैट्रिक्स दिखता है उसके अलग अलग वैरायटी पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, बस इनका नाम से ध्यान रखना है। रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि आपके वहां पे एक ही रो होगी, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 1, जैसे 2 1 3 5। तो यहाँ पे आप देखोगे एक ही रो है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। अगर ऐसे मैट्रिक्स जो ऐसे दिखे जहाँ पे एक ही रो हो और कॉलम कितने भी हो, ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स वहीं पे इसका उल्टा, जहाँ पे एक ही कॉलम हो और और नंबर और ऑफ रोज बहुत कितनी सारी हो, रोज है। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम एक ही होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। अब वो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नल मैट्रिक्स के केस में सारे एलिमेंट कितने होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट कितने होने चाहिए, जीरो। नल मैट्रिक्स उसका अच्छा, ये जो मैं m क्रॉस n बोल रहा हूँ, ये जो m क्रॉस n बोल रहे हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स का क्या है, ये ऑर्डर है। ठीक है, m क्रॉस n, m क्रॉस n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज, n इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो ये इसको तो मैं बोलता हूँ, अगर मान लो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो 2 रो होगी, 3 कॉलम होगा, मतलब आपके पास 2 रो होगी और 3 कॉलम, और 3 कॉलम। तो यहाँ पे देखो 2 रो है 3 कॉलम है, जिसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे एक चीज हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने हैं 6। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से अगर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये वन एंड द सेम थिंग ही है। ठीक है, तो ये हो गया रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, नल मैट्रिक्स मतलब जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट जीरो होना चाहिए।
क्लियर है? ये छोड़ दो अभी, ये मतलब Yes, काम का sir. नहीं है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो। नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होने चाहिए, सेम, मतलब n क्रॉस n। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लो 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, 2 1 0 3, 2 रो 2 कॉलम। 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, 2 3 1 5 0 2 1 -2 3। तो यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, क्या कहते हैं, लेंथ तो होती है। तो यहाँ पे भी हम यही बोलेंगे कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब बेसिक नोटेशन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम, जो काम की चीज उसमें हम आगे जाके टाइम देंगे। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, फटाफट बताते रहना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल टाइप होते हैं जो हमको समझना है। स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल टाइप, सबसे पहले डायगोनल। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे, अच्छा एक चीज और ध्यान से समझना, मैंने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होते हैं, सेम। जैसे मान लो 3 क्रॉस। तो जनरली मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर AIJ से डिनोट करते हैं। वेयर I इज द ith रो एंड J इज द कॉलम। I मतलब रो, J मतलब कॉलम। तो ये पहला एलिमेंट जो होगा, ये जो पहला एलिमेंट होगा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसको लिखेंगे A11। फिर ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। फिर थर्ड वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो इसको लिखने का ये तरीका है, A11 A12 A13, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये पहली रो का काम हो गया। सिमिलरली सेकंड रो के लिए लिखेंगे 2 1 2 2 और 2 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेम 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे तरीका क्या है, एलिमेंट्स को लिखने का तरीका AIJ, वेयर I इज द ith रो एंड J इज द jth कॉलम। J इज द jth कॉलम, तो ये ध्यान रखना है, ith रो और jth कॉलम। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स को लिखने का तरीका ये आपको बहुत प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 2 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। 3 2 मतलब देखो ध्यान से, देखो थर्ड रो है, रो कौन सी है, थर्ड, और कॉलम कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये हो जाएगा A32। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट आ रहा है आपकी ये वाली। एक ही डायगोनल होता है, ध्यान रखना, मैट्रिक्स में यही वाला जो ओरिजिनल डायगोनल यही होगा, इसको डायगोनल मत बोलना। एक ही डायगोनल होगा ये, और उसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे, A11 A22 A33, मतलब AII टाइप। मतलब जहाँ पे रो और कॉलम क्या होंगे, सेम। ऐसे एलिमेंट्स को मैं डायगोनल एलिमेंट बोलूँ, ऐसे एलिमेंट को बोलूंगा डायगोनल एलिमेंट। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। क्लियर है? ऐसे एलिमेंट मेरे क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा और स्पेशल टाइप, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में भी दो टाइप, अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल। अपर ट्राइंगल मतलब जहां पे एलिमेंट सिर्फ डायगोनल के ऊपर वाले ट्राइंगल में होंगे, बचे हुए नीचे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। डायगोनल के जो ऊपर ट्राइंगल है वहां पे एलिमेंट होंगे। और बेसिकली इसको याद रखने का तरीका ये है, बेसिक आइडिया क्या है कि जो मेन डायगोनल है उसके नीचे के अगर एलिमेंट जीरो है तो उसको बोलेंगे अपर ट्राइंगल। मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट अगर जीरो है तो बोलेंगे लोअर ट्राइंगल। एलिमेंट अगर नीचे जीरो है तो अपर ट्राइंगल, एलिमेंट ऊपर अगर जीरो है डायगोनल के तो उसको बोलेंगे लोअर ट्राइंगल। ये दोनों बस ध्यान रख लेना, ये अपर ट्राइंगल, सर ये इसमें जो लोअर। एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकता है या फिर नॉन जीरो होना चाहिए? नहीं, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। आपको बस ये ध्यान रखना। डायगोनली, एक मिनट रुको, सर डायगोनल, एक मिनट रुको, पहले मेरे को ये समझाना तो फिर पूछना। मैं यहाँ पे ये समझा रहा था कि अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल दो तरह के होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि अपर ट्राइंगल में, अपर ट्राइंगल जो मैट्रिक्स में बता रहा हूँ उसमें मान लो डायगोनल में कुछ एलिमेंट लिख दिए मैंने। अब डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो। तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट अगर जीरो है तो इसको बोलेंगे अपर ट्राइंगल। अब ऊपर वाले एलिमेंट में कोई जीरो भी हो सकता है तो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी कोई जीरो होगा तो चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे इसके नीचे जो ये तीनों जीरो होना चाहिए, ये कंपलसरी क्या होना चाहिए, जीरो। ऊपर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो डायगोनल के नीचे अगर ये तीनों जीरो तो इसको अपर ट्राइंगल बोलेंगे। फिर इसी का दूसरा टाइप, डायगोनल के अपर में अगर जीरो है तो ये बोलेंगे लोअर ट्राइंगल, इसको बोलेंगे लोअर ट्राइंगल। क्या समझ में आया ट्राइंगुलर मैट्रिक्स? यस सर। ठीक है, यस सर। अब ध्यान से समझना डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में ये बोला गया कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो होना चाहिए। डायगोनल के अलावा बचे हुए जितने भी मैट्रिक्स हैं, सॉरी जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, जीरो। डायगोनल जीरो हो सकता है, डायगोनल में एलिमेंट जीरो हो सकता है,
लेकिन डायगोनल के अलावा जो उसमें कोई भी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, यस सर, ठीक है। डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है वो नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो 2 1 0 0 0 0 0 0 0, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको क्या बोलूंगा मैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। इसी का एक स्पेशल टाइप स्केलर मैट्रिक्स, कि अगर ये डायगोनल के एलिमेंट अगर मान लो सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम, जैसे मान लो 2 2 2 सेम, 1 1 1 -3 -3 -3, अगर तीनों डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलूंगा स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का भी एक और टाइप होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर सारी स्केलर वैल्यू 1 1 हो जाए, 1 1 1 अगर हो जाएगी तो ये हो जाएगा मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मेरा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस सर, सर हाँ सर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होनी चाहिए। यूं नहीं बोला मैंने क्या बोला, डायगोनल के नीचे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, बाकी का मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, बाकी कुछ भी होगा चलेगा। कंपलसरी क्या है, अगर अपर ट्रायंगल बोल रहा हूं तो लोअर एलिमेंट जीरो। हाँ सर नल मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपको बस ये तीन एलिमेंट सेटिस्फाई करना है। सर डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल दोनों होंगे सर। दोनों हो जाएगी, हाँ बिल्कुल। डायगोनल मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगल भी बोल सकता हूँ, लोअर ट्रायंगल भी बोल सकता हूँ। ओके आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम। इसके बाद हमने पढ़ा इसके अंदर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में भी अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल। अपर में बोला डायगोनल अपर है तो डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट है वो तीनों कैसे होने चाहिए, जीरो, बाकी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। लोअर ट्रायंगल में डायगोनल के ऊपर वाले जो तीन एलिमेंट है ये जीरो होना चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद बोला डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में ये समझाया कि डायगोनल के अलावा, डायगोनल कुछ भी उससे मेरे को मतलब नहीं है, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो। डायगोनल का ही टाइप बताया गया स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल का ही टाइप बताया क्या गया, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम। डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम, बचे हुए सब क्या होंगे, जीरो। डायगोनल का ही टाइप है तो डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, बचे हुए जीरो। इसी का एक और टाइप बताया गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, 1, बचे हुए सारे क्या होंगे, जीरो। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप है। इस मैट्रिक्स को बोला गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जनरली डिनोट करता है आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, ये बेसिक टाइप है। आप अपने नोट्स में शॉर्ट में लिख लेना, बाकी पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है, इसमें इतना टाइम नहीं डालना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखना है कि क्या होता है इनका नाम से, बस नाम से पता होना चाहिए कौन से किसको क्या बोलते हैं। क्लियर है? अब मेन है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा मतलब जो हम नंबर के साथ, नंबर का एल्जेब्रा जब हमने सीखा था तो हमने देखा था कैसे दो नंबर को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई वगैरह करना। ठीक है, तो वही एल्जेब्रा यहाँ पे भी है कि अगर मान लो उसमें सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ एडिशन, तो अगर दो मैट्रिसेस को मुझे ऐड करना है तो एडिशन करना है या फिर सब्सट्रैक्शन करना है, दोनों ही केस में। मान लो ए को बी के साथ ऐड करना है, एक मैट्रिक्स से ए दूसरा मैट्रिक्स से बी, दोनों का अगर आपस में ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है तो पहली चीज क्या होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, तभी मैं ऐड या सब्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। ऑर्डर शुड बी सेम, शुड बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी उनको आपस में हम ऐड करेंगे, तभी उनको आपस में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, पहली चीज। ठीक है, और ऐड भी कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 2 1 3 0 5 4 1 2 3 4 5 6, इनको ऐड करूंगा तो बताओ क्या आएगा, इसको किसके साथ ऐड करेंगे, सिंपल लॉजिक वही है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा तो 2 + 1 3, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ 3 होगा, ऐसे 10। क्लियर हो रहा है? मतलब सिंपल है लॉजिक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करने को बोलेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो ये बेसिक था अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, दो मैट्रिक्स आपस में, बोल रहा हूं भाई मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना। जैसे मान लो मैं ये लिख रहा हूं 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर सेम है दोनों का? यस ऑर्डर तो सेम है, ये 2 क्रॉस सर ऑर्डर सेम नो सर इक्वल नहीं है।
हाँ क्या इक्वल बोल सकते हैं क्या? नो सर इक्वल इसकी नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए और ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए, दोनों सेम होगा तो ही मैं इक्वल बोलूंगा, अदरवाइज इक्वल नहीं बोलूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? सर यस सर। सर एक और बार समझा दीजिए क्या समझो? अलजेब्रा वाला सर। नहीं अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो बस पे अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि अलजेब्रा मतलब कैसे ऐड करना, कैसे सब्सट्रैक्ट करना है। तो ऐड सब्सट्रैक्ट का सिंपल मतलब क्या है, जो जो एलिमेंट आपस में ऐड होंगे आपस में क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे। जैसे ध्यान से देखना, और ऐड सब्सट्रैक्ट होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ओके ए सर, ये तो बी सी डी प्लस ई एफ जी एच, इनको अगर आपस में मुझे ऐड करना है तो ए का एडिशन होगा ई के साथ, बी का एडिशन होगा एफ के साथ, सी का एडिशन होगा जी के साथ, डी का एडिशन होगा एच के साथ। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। इसी में एलिमेंट मान लो यहाँ पे पी क्यू भी होता है और आर एस यहाँ पे होता है। तो ऐड होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम है। जैसे यहाँ का ऑर्डर क्या 2 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर क्या 2 क्रॉस 3, तो ऐड में कर सकता हूँ। तो पी होगा आर के साथ ऐड, क्यू होगा एस के साथ ऐड, ठीक है। ऐड होने के बाद भी ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे ऐड किया वैसे सब्सट्रैक्ट भी कर सकते, जैसे ऐड किया वैसे सब्सट्रैक्ट भी कर सकते, पहली चीज। सेकेंड, दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 5 8 4 2, 1 2 5 8 4 2, क्या है दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, दिख भी रहे हैं, हाँ है ना। यस सर। यस सर। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। 2 + 3 दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, तो क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। देखो मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ज्यादा समझ में आ रहा है, ये बेसिक है सारे। आ रही बात समझ में? यस सर। इससे मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ आपको, और डिटेल में पढ़ना, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना। अपन को मेन ध्यान देना क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब Yes, यहाँ पे sir. क्वेश्चन में Yes, बोला sir. गया कि ये दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो एक्स वाई की वैल्यू बताओ, करो सॉल्व। इफ ए इक्वल टू बी, क्वेश्चन में बोला इफ ए इक्वल टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी इक्वेट कर दो। सर x will be 2. और चेक X करो equals वाई आ रहा है to कि नहीं आ 2. रहा है, वाई सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करो। ऑर्डर तो सेम है, अगर इक्वल होने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी इक्वल होना पड़ेगा। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, तो 2x + 1 की वैल्यू इसके बराबर होगी। सर y इक्वल्स x + 3। सर x + 3. x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब सेकेंड एलिमेंट के बराबर 3y इक्वल टू y² + 2। Equals to y² plus 2. यहाँ से y² - 3y + 2 इक्वल टू 0। Yes sir. Middle split. दो केसेस बन रहे हैं इसमें। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2,1। इसको तो इक्वेट कर दिया, एक लास्ट इसको भी इक्वेट करके देखो, क्योंकि ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। दूसरा क्या होगा, y² - 5y इक्वल टू -6। तो y² - 5y + 6 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, y - 2 y Sir 2 - and 2 3. इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 2 और 3। मुझे बताओ फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू सर y की 2 x की 2. सर दोनों की 2 होंगी. 2 और दोनों में y की Sir, वैल्यू क्या होगी, कॉमन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सारे इक्वल होने चाहिए। अगर 1 ले लूंगा तो ये तो इक्वल आ जाएगा पर ये इक्वल नहीं आएगा, 3 ले लूंगा तो ये तो Sir, इक्वल आ जाएगा पर ऊपर वाला इक्वल नहीं आएगा। तो दोनों की कॉमन क्या आ रही, 3 2 आ रही है। तो आंसर क्या लिखोगे, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 और 1 नहीं ले सकते। क्या ये बात समझ में आई? सर y वाली इक्वेशन Yes वो sir. माइनस में करते हैं। क्या हो गया, सर दो इक्वेशन है y² वाली, दोनों को सर अगर माइनस कर देंगे तो सर आंसर नहीं आ जाएगा y का। दोनों को क्या करेंगे, सर माइनस कर देंगे अगर ऊपर में ही, मतलब दो इक्वेशन है ना सर ये y² वाली, तो दोनों को अगर माइनस कर देंगे सर y की वैल्यू आ जाएगी ना। नहीं हो पाएगी। नहीं तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व थोड़ी करना, मुझे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे मुझे इन दोनों को सॉल्व करके y थोड़ी निकालना, मुझे तो इस तरह से y निकालना है
ताकि ये वाला एलिमेंट एग्जैक्टली इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। इनको आपस में थोड़ी इक्वेट करूंगा मैं, ये दोनों अलग अलग है, मेरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। बना के तब एलिमिनेशन मेथड लगाते वो नहीं सही रहेगा, गलत है वो। सर, आपको यहाँ पे मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट corresponding- इक्वल करना है। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, खत्म बात। मेरे को इनके आपस की सोल्यूशन, तो मुझे तो ऐसी वाई की वैल्यू निकालनी ताकि रखने पे वो ऊपर वाला एलिमेंट ऊपर वाले के बराबर हो, नीचे वाला एलिमेंट नीचे वाले के बराबर। ये मैट्रिसेस है, क्लियर है? यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए, हाँ है ना? सर। यस यस सर। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 को आप रिजेक्ट करोगे क्योंकि y इक्वल टू 1 और 3 से ऊपर तो इक्वल होगा, नीचे इक्वल नहीं होगा। एक जगह नीचे इक्वल होगा, एक जगह ऊपर। आपको इस तरह से वैल्यू रखनी की ताकि करस्पॉन्डिंग साइड, मैंने बताया ना इक्वल कब होगा, जब ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग मतलब ये पहला एलिमेंट पहले से इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे से इक्वल, तीसरा एलिमेंट तीसरे से इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। इसको सॉल्व करो। तो वापिस से वही चीज है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर आप इक्वेट कर दोगे ठीक है, तो यहां से एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब देखो ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए दिया जाएगा ताकि आपको मैं इस तरह की बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखूं। अब जनरली बाइक्वाड्रेटिक को सॉल्व क्लियर होगा सर। सुनो ध्यान से, जनरली बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना को सिखाया नहीं गया, लेकिन ये स्पेशल टाइप है। क्यों स्पेशल? यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो पहली टर्म और पहले का कोएफिशिएंट सेम आ रहा है। फिर दूसरा अगर ऑब्जर्वेशन करोगे, आगे से दूसरी टर्म का कोएफिशिएंट और पीछे से दूसरी टर्म का कोएफिशिएंट भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब भी ऐसा केस आए, जब भी ऐसा केस आए, उस केस में क्या करना है अच्छे से देखना, ठीक है? तो मैं इसको और इसको साथ में लिख रहा हूं, ये पीछे वाली दो को साथ में लिख रहा हूं, -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, और जो बची हुई टर्म थी उसको अलग लिख रहा हूं। अब पूरी इक्वेशन को मैं x² से डिवाइड कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को x² से क्या कर रहा हूं, डिवाइड। तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं x² से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे बचेगा x² + 1/x², यस सर। यहाँ बचेगा 2x + 1/x, एक्स प्लस यस सर सर वहाँ पे प्लस -3 यहाँ बचेगा -3। हर टर्म को मैंने x² से क्या करा, डिवाइड किया। हर टर्म को अगर आप x² से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आएगा। अब यहाँ से फायदा क्या हो गया, अब ये इसी टाइप में, जनरली इसी टाइप में जब कैसे कोएफिशिएंट सेम होंगे तभी ये मैं कर पाऊंगा। यहाँ पे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे ये क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया। अब मैं इसको मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये जो x + 1/x है, इसको अगर मैंने t मान लिया, इनको क्या मान लिया मैंने, t। तो यहाँ से अगर अब मैं इसकी वैल्यू भी t के टर्म्स में लिख सकता हूँ। दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, x² + 1/a² + b² + 2ab = t²। तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t² - 2। t² - 2। हाँ वेरी गुड। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली, ऊपर लिख रहा हूँ x² + 1/x²। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, t² - 2। t² - 2 वेरी गुड। यहाँ पे -2, इसको मैंने क्या माना था, t माना था, t -3 = 0। तो पूरी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक बन गई, t² -2t -2 -3 -5 = 0। क्या समझ में आया? यस सर चलो +3 होगा सर, क्या हो गया? सर +3 होगा। +3 होगा सर। हाँ ठीक है, +3 कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस सर, आ गया। यस सर लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर ठीक है, तो यहाँ तो मुझे पे बता देना सर, कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, किसका कोएफिशिएंट होना चाहिए? हाँ मैं वही समझा रहा हूँ। यहाँ पे
x की पावर 4 का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 सेम होना चाहिए। 1 आगे से दूसरा टर्म दैट x क्यूब का कोफिशिएंट, पीछे से दूसरा टर्म दैट x का कोफिशिएंट, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो सिंगल बात है, ये कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन पहला आगे से पहले टर्म, पीछे से पहला टर्म, आगे से दूसरा टर्म, पीछे से दूसरा टर्म, इनके कोफिशिएंट अगर सेम हुए तो इस तरह की बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? इनको साथ में रख लो, पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दो और इसको t मान लो। इसको क्या मान लो? सर t। कॉमन लेने में आ जाएगा। क्या हो गया? सर कॉमन लेने में इजी हो जाता है ना वो। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? यस सर आ गया। यस सर आ बस गया। बस ठीक है, बस ये यही ध्यान रखो। क्लियर है? इसको t मानो, ये t मानोगे पूरी इक्वेशन t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब मेरे लिए सॉल्व करना आसान है। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है मैंने। यहाँ पे जैसे इसको t मानोगे आपके पास इक्वेशन बन जाए +1 बनेगा। आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? t - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन गया मेरे पास? t - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यस सर। t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 को t इक्वल टू 1 मतलब x + 1/x इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा x² + 1 इक्वल टू x, x² - x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू है। तो बेसिकली क्या करा, t को 1 माना, इसको सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक बनी x में, उसका d निकालोगे अगर, d दैट इज b² - 4ac, तो b² - 4 -3 आएगा। तो d नेगेटिव आ रहा है तो क्या लिखेंगे अपन? नो रियल रूट आया ना। यस यस सर। किसी क्वाड्रेटिक का d डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आता है उसको क्या बोलते हैं अपन? नो रियल रूट। यहाँ से x की कोई रियल वैल्यू नहीं है। बस मेन यहाँ पे उद्देश्य क्या था, आपको ये सिखाना कि अगर इस तरह की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व करने का ये तरीका है। क्या है, समझ में आया? यस बोलो। यस सर आ गया। यस सर। अब प्रैक्टिस कर लेना और अपने नोट्स में भी इसको लिख लेना कहीं अच्छी जगह, ठीक है? चलो इसको ट्राई करो। सर हमें पता कैसे चलता है कि हमें x² से ही डिवाइड करना है? वो स्पेशल टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ही पता चल पाएगा, ठीक है? बाई क्वाड्रेटिक था ना, x की पावर 4 वाला क्वेश्चन था इसलिए हो गया है, ठीक है? ओके सर। हर जगह वैलिड थोड़ी है, वो स्पेशल क्वेश्चन था। बाकी बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का आपको अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस टाइप की अगर बाई क्वाड्रेटिक आती है तो आप सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? आया ना? यस आपको रिलेशन निकालना है, बस सॉल्व नहीं करना है। क्लास 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ते तो उसका यूज होगा। सर a + b + c की होल क्यूब करके जो थी। सोचो, फाइनल रिलेशन बताओ क्या है? यस सर। सर a² + b² + c² -2rb करके था ना, तो होल स्क्वायर। सर 2p बराबर 4q इक्वल टू एलिमिनेशन मेथड से होगा शायद। हाँ यस सर यही है। ठीक है, चलो देखते हैं। 4p² + 16q² + r² इक्वल होगा 8pq 8pq + 4qr + 2rp। + अब यहाँ पे आपको ये सोचना है, ये एक बहुत जानी पहचानी आइडेंटिटी, इसको सबको उधर भेज दोगे आपके पास क्या बनेगा? ये बेसिकली क्या है? 2p का होल स्क्वायर, ये 4q का होल स्क्वायर, ये r² है, ये प्लस इधर आके माइनस होगा तो -8pq -8pq -4pr -2rb। अब देखो ध्यान से, सर यहाँ पे सर वो
सर वो 2 है सर, 2 है। टी क्यों हो गया? अच्छा 2 है ना। अब है ना, एक बीच में मत बोला करो, मेरा क्या कंसंट्रेशन, जब मैं पूछूं तब बोलना, ठीक है? स्टेप्स डिक्टेट करने में दिक्कत आती है, मतलब आप बीच में एकदम वो होता है, डिस्टर्बेंस होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था, क्यू आर था, ठीक है ना? यहाँ पे हो जाएगा 4 क्यू आर माइनस 2 RP इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यहाँ से देखो, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, आपने अगर ये पढ़ी होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यस सर, ये वाला ये होता था कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी माइनस स्क्वायर 2ab माइनस 2bc माइनस माइनस 2c। 2। ठीक है? यस सर, ये वाला। अगर ये क्रिएट हो जाएगा तो मेरा दिख जाएगा मुझे क्लियरली, ये इक्वल टू क्या है, अभी फिलहाल 0 है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 अलग कर लूंगा तो 2p इंटू क्यू, 2p इंटू 4q। यहाँ पे भी अगर 2 अलग कर ले तो 4q इंटू आर, यहाँ पे भी 2 अलग कर ले तो ये क्या था लास्ट में, क्या चाहिए, आर और पी चाहिए ना। तो यस यहाँ पे अगर आएगा 2 एक्स्ट्रा नहीं आ रहा तो 2 हटा दो। यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, ये प्रोडक्ट किसका है, 2p इंटू 4q का है ना। 8p को मैं 2p इंटू 4q लिख सकता हूँ, इसको 4q इंटू आर लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिखूंगा मैं, 2p इंटू आर। हाँ, ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी, यहाँ पे 2 का टर्म नहीं आ रहा तो ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट में, 2p इंटू आर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर प्लस 4q का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये लग रहा है बेसिकली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी है। इसको भी लिखने का एक तरीका होता है, बताओ क्या होता है? से -3 ABC आ जाता है। हाँ हाँ, वो उससे रिलेट होता है, लेकिन एक तरीका होता है इसको लिखने का। चलो मैं सिखाता हूँ, एक मिनट, एक नया पेज ऐड करूँ। देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी है, ठीक है? प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। नहीं, सुनो ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। देखो ध्यान से, इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, है ना। यहाँ पे जब जैसे इसको ओपन करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, a स्क्वायर 2 बार, b स्क्वायर 2 बार, सी स्क्वायर 2 बार, तो क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। उन सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यही तो आएगा, हाँ है ना। यस सर, यस सर। इसको याद रखना। अब यहाँ इसी से एक बहुत अच्छी चीज डिराइव हुई थी, वो भी मैं लिखवा रहा हूँ। जो आप बोल रहे थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काम आएगा। 3abc को लिखने का तरीका होता है, इसका एक फैक्टर होता है a प्लस बी प्लस सी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का एक फैक्टर कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी, बचाओ फैक्टर वही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी है। क्लियर है? एक फैक्टर होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरा फैक्टर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी है। अब जनरली ये काम कब आता है, जब हमको ये कंडीशन गिवन हो क्या, इफ अगर, अब देखो इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी तो ऐसा कैसे ही है, a प्लस बी प्लस सी तो ऐसा कैसे ही है। इस बची हुई टर्म को मैं ऊपर वाली टर्म जैसे लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, ये 0 कब होगी, ये 0 तब होगी इफ या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या फिर ये जो बची हुई टर्म है ये 0। अब 3 स्क्वायर का सम 0 कब होगा, वो एक तभी हो पाएगा जब तीनों को आपस में 0 होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 3 स्क्वायर का सम का एडिशन
तीन स्क्वायर का एडिशन, तीन पॉजिटिव नंबर का एडिशन जीरो तभी हो पाएगा जब वो तीनों नंबर आपस में जीरो, तीनों आपस में जीरो मतलब ए माइनस बी जीरो, बी माइनस सी जीरो, मतलब बेसिकली क्या है, ए इक्वल टू बी ए इक्वल टू बी सी, सी इक्वल। तीनों आपस में इक्वल होंगे तभी वो जीरो होगा। क्लियर है? यहाँ से आपको ये याद यस रखना है। सर। इसको अच्छे से देख लो, लिख भी लेना आज के बाद क्लास में, नोट्स में भी। मैंने यहाँ पे क्या सिखाया आपको ये सीखने को मिला आज की क्लास में इसमें कि एक वापिस बता रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये टर्म जीरो कब होगी? जब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0। हाँ, या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, या तो पहला वाला फैक्टर जीरो हो जाए तो भी आंसर जीरो आएगा, या तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए जीरो, या फिर और दूसरी कंडीशन क्या हो जाए, आपस में ए बी सी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी हो जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ए बी सी आपस में इक्वल है तो भी इसका आंसर जीरो आएगा, और a प्लस बी प्लस सी अगर सम जीरो है तो भी इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये जो टर्म है जीरो तब आएगा या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, इस टर्म को लिखने का एक और तरीका क्या है, ये है। इस टर्म को लिखने का एक तरीका क्या है, ये है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ वापस मेरे पास ये आ गया, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 1/2 2p माइनस 4q। ऊपर किसका होल स्क्वायर है? क्या हो गया सर ऊपर किसका होल स्क्वायर लिखा है? कहाँ पे? वो पीछे पे, ये अरे जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये उसके ऊपर क्वेश्चन पे 2p का होल स्क्वायर 4q का होल स्क्वायर 16 को। अरे सर क्वेश्चन के ऊपर ये तो आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। किसके इक्वल है? ये वही तो बताया अभी, इसके इक्वल है। देखो ये आया ना? यस। ठीक, वापस लिख देता हूं, लिख लो, इसको याद कर लेना। इसको लिखने का तरीका होगा 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है? नहीं सर एक और लिख। ठीक है आपकी आवाज कट रही, क्लियर बोलो, जल्दी बोलो जो भी बोलना हो। सर। ठीक है। हाँ, यही तो बताया मैंने, इसी को तो बताया अभी मैंने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को ये लिख दोगे। अब यहाँ पे यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये जीरो के बराबर है। ठीक है? यह क्या इसके बराबर है, जीरो। तो ये जीरो तब होगा जब, ये जीरो कब होगा, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ये जीरो कब होगा, इफ आपस में इनको क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि ये जीरो हो रहा है, ये जीरो अगर है, ये आंसर अगर जीरो है तो ये जीरो तब होगा जब ये 2p इक्वल टू 4q इक्वल टू r, ये तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आपका आंसर है 2p इक्वल टू 4q इक्वल टू r। आई बात समझ में? यस। यस सर। एडिशन का भी मैंने बताया था, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में करना है, ऐड करना है ना? कर लोगे एडिशन? यस। यस सर। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का बहुत इजी रूल है। कभी भी मैं बोलता हूँ किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर, जैसे मान लो k से मल्टीप्लाई करना है, तो कभी भी किसी k से अगर मल्टीप्लाई करना तो हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई होगा। सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, k से मल्टीप्लाई। अगर कॉमन भी लेना है तो सब में से k कॉमन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम कर दो। कभी भी किसी मैट्रिक्स के केस में, ध्यान रखना मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, डिटरमिनेंट की नहीं। मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, अगर k से मल्टीप्लाई किया मैंने तो k से मल्टीप्लाई करने पे हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई होगा। एग्जांपल के तौर पे समझना अच्छे से, तो मान लो यहाँ पे 2 5 8 9 ये मैट्रिक्स A है। मैंने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10A। 10A का मतलब 10 टाइम्स मैट्रिक्स A, तो इसको अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से 20 50 मल्टीप्लाई, 89। हाँ, तो 10 से मल्टीप्लाई क्या होगा, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, कोई एक रो या कोई एक कॉलम नहीं होगा। सारे के सारे एलिमेंट 10 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सारे के सारे एलिमेंट 10 से क्या होंगे, मल्टीप्लाई। कॉमन भी अगर लेना रहा तो आप कॉमन भी जब भी निकालोगे तो हर एलिमेंट में से कॉमन निकालोगे, किसी एक या रो या कॉलम में से कॉमन नहीं निकलेगा, हर एलिमेंट में से कॉमन निकलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है? तो सिंपल लॉजिक है, किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो हर एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? यस यस। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो।
यहाँ तक अपन ने Okay. नो सर यहाँ तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो ध्यान रखना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बस बेसिक है रो मैट्रिक्स, Addition. कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आप पढ़ लेना, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देना, और सब्सट्रैक्शन में बोलेंगे सब्सट्रैक्ट कर देना। इसके बाद हमने पढ़ा इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो इक्वल बोलेंगे। इसके बाद लास्ट में भी क्या बताया था मैंने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो किसी को भी अगर मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई। चलो एक क्वेश्चन करो। सॉरी, दिख रहा है आपको? सर -1 -2 -4 0। ठीक है, सिंपल वैल्यू पुटअप करनी है। क्या इक्वेशन है, 3a - 2b + 3x, तो 3a 3a मतलब 15 -2b, यहाँ पे b का मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको चाहो तो उधर जाके -3x को उधर भेज दो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 -3 -9 या माइनस, अगर 2 से मल्टीप्लाई करो सिर्फ 2 से तो ये हो जाएगा ऐसा। 2 -4। अब इनको दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट करने में भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 15 माइनस ऑफ -8 प्लस -3 -6 9 - 2 6 माइनस ऑफ -4 इक्वल टू माइनस का 3x, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूँ RHS में क्या बन जाएगा, 23 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 + 8 23 -23 सॉरी माइनस का माइनस आएगा ना, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10। ये किसकी वैल्यू, -3x की वैल्यू आई। अब 3 से पूरे -3 से पूरे को डिवाइड कर दोगे तो x आ जाएगा। -3 से सबको डिवाइड कर देंगे, -23 और +3 और -7/3 और 10 -10/3। हाँ, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है सबको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना, कैसे ऐड करना, कैसे सब्सट्रैक्ट करना, कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक ही क्वेश्चन सारे काम हो गया है ना। ठीक, यहाँ तक सिंपल बेसिक अलजेब्रा था। अगेन वापस यही बोलूंगा, जिसको भी थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही, घर पे जाके एनसीईआरटी के आज घर प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी से प्रैक्टिस नहीं करोगे दिक्कत आएगी, एनसीईआरटी मस्ट है आपके लिए इस चैप्टर के लिए। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट अब यहाँ पे ये वो रूल फॉलो मत करना कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे रूल अलग रहेगा। पहले रूल को समझो अच्छे से। दो मैट्रिक्स अगर है मेरे पास, उनको अगर आपस में मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मान लो पहले मैट्रिक्स का है ऑर्डर m × n, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है p × q। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल ये बोलता है कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, मान लो a को मल्टीप्लाई करना b के साथ, तो पहले वाले मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है
फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होनी चाहिए। आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर ये आपस में इक्वल है तो ही मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, पहली चीज। ठीक है, मतलब ये और ये नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ये आपस में इक्वल होंगे तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर आ जाएगा ये फर्स्ट और लास्ट, दैट इज ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे समझना। तो आंसर आएगा वो आएगा m क्रॉस क्यू। आंसर क्या आएगा? m क्रॉस क्यू। मल्टीप्लीकेशन में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि मल्टीप्लाई करते टाइम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में सेम होना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन के बाद ऑर्डर कितना हो जाएगा? m क्रॉस क्यू। एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 3, दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, तो क्या आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? Yes. नो सर, Into 2y. कर सकते हैं, सॉरी वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये अंदर के दोनों एलिमेंट सेम है, हाँ तो कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा? 5 into 2. 5 क्रॉस 2। क्रॉस बोलना है, इंटू मत बोलना। 5 क्रॉस 2 क्लियर है? हाँ। तो ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, और आंसर जो ऑर्डर बनेगा, जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आंसर आएगा उसमें 5 रो होगी और 2 कॉलम होंगे। 5 रो होगी और 2 क्या होंगे? कॉलम। जो आंसर आएगा उसमें 5 रो और 2 कॉलम होंगे। ठीक है, सर आ रही बात समझ में? हाँ सर ऑर्डर को क्या पढ़ते दोबारा बताना। ये मैं बोलता ना 5 into 2 नहीं बोलना है, तो 5 को क्रॉस बोलना है। क्या बोलना है? क्रॉस। सर हमारे टीचर Into नहीं ने है, 5/2 बताया था। ओके सर। हाँ बाय 2 बोलो, क्रॉस बोलो, ठीक है एक ही सर। बात है। 5/2 बोलते हैं। ठीक है, वैसे जो ऑफिशियल वर्ड है वो क्रॉस होता है। ओके क्लियर है? Yes. यस सर। अब देखो एक Yes, मल्टीप्लाई करके मैं सिखा रहा हूँ, पहले ध्यान से देखना। क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये बताओ। Yes, sir. हो सकते हैं सर, हो सकते यस सर, हो सकते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 4। Sir, 2 cross 4. 2 into क्रॉस 4. 4। अब 2 cross 4. ध्यान से समझना कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। पहले है ना, हमेशा क्या करो, एलिमेंट लिख लो। स्टार्टिंग में जब इनिशियल प्रैक्टिस करोगे ना, एलिमेंट 2 रो 4 कॉलम, तो पहली रो लिखते हैं A11, A12, A13, A14। तो पहली रो लिख देना। 4 कॉलम इसलिए यहां तक जाएगा। एलिमेंट लिख लोगे तो कभी गलत नहीं होगा। सेकेंड रो लिखो A21, 22, 23 और 24। ये लिखने की आदत आपकी अच्छे से हो जानी चाहिए। ये आदत अगर अच्छे से बना ली तो आपके पास क्वेश्चन में गलतियां नहीं होगी। पहली रो, ये दूसरी रो। पहले रो लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं? कॉलम। तो A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम है। सेकेंड रो तो A21, 22, 23 और 24। अब कोई भी एलिमेंट अगर निकालना है, जैसे मान लो सबसे पहले मुझे A11 निकालना है, तो A11 का मतलब क्या है? 1 और 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, समझना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आपको करना क्या? देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 है ना? यस सर। तो ये पहली रो के 4 एलिमेंट है। पहली रो के 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट कैसे आएंगे? A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो पहला एलिमेंट आएगा। फिर पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो तीसरे कॉलम से, फिर पहली रो चौथे कॉलम से। तो एक एक करके आपको क्या करना है? चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। चारों कॉलम। पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो सबसे पहले निकालेंगे A11। अनम्यूट करो, किसका नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देखो, पहली रो पहला कॉलम क्या है? 2 into 1, 3 into 2 और 4 into 0, और बीच में साइन रहेगा प्लस का। बीच में साइन रहेगा प्लस का। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट के साथ, और बीच में साइन रहेगा प्लस का। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएगा 2 + 6 8। फिर आपको निकालना, मान लो A12 मतलब वही फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 into 0, 7। 3 into 1 + 4 into 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7। तो फर्स्ट रो हो जाएगी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो A13 का मतलब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के साथ। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के साथ, तो अगेन फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 into 1, तो 2 3 into 1
3 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 4 into 1 ये पहला वाला मुझे बताना था, फिर बच्चे में 4 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। अभी पहला वाला मुझे ढंग से समझाने तो कोई बीच में मत बोलना, ताकि जिसको नहीं आता वो ध्यान से सुन लेगा, फिर बाकी के क्वेश्चन आप लोग करना खुद से। अभी बस ध्यान से सुनते जाओ, और जिसको भी नहीं आता प्लीज कंसंट्रेट होकर सुनना, नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना। A13 का मतलब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के साथ। यहाँ फर्स्ट रो अगर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस का साइन रहेगा। ये जो भी वैल्यू है अब निकालना है, तो ये हो जाएगा 1। फिर लास्ट में A14, A1 का 4 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना फोर्थ कॉलम के साथ, तो वापस इसी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दो फोर्थ कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगी 4 प्लस 6 10 प्लस 12 22। तो बेसिकली आपके पास ये शुरू के 4 एलिमेंट आ चुके हैं, ये शुरू के 4 एलिमेंट आपके पास आ चुके हैं। अब इसी तरह नीचे के 4 एलिमेंट कैसे आएंगे? सेकेंड रो को पहले कॉलम 1 के साथ करोगे, फिर कॉलम 2 के साथ, फिर कॉलम 3 के साथ, फिर कॉलम 4 के साथ, तो फिर नीचे के 4 एलिमेंट आएंगे। और कैसे मल्टीप्लाई करना? रो आपस में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, बीच में प्लस का साइन रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं? जिसको नहीं आया तो प्लीज वापस पूछ लो, जिसको समझ में नहीं आया सर ओके सॉल्व। क्या है, समझ में आया? यस यस सर। यस सर। ठीक है, कैसे मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है? ये हमेशा एलिमेंट्स लिख लोगे तो कभी गलती नहीं होगी, बार बार बता रहा हूँ। एलिमेंट्स लिख लोगे ना, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट मुझे पूछे तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसमें एक चीज और, एक सेकंड एक पेज ऐड करके एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मान लो डायरेक्टली पूछता है A23 बताओ, 23 का मतलब क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम। सेकंड और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के साथ। देखो, तो सेकंड रो मेरी क्या है, ये है, और थर्ड कॉलम क्या है, ये। तो ये वाला जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 1 0 प्लस सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करना है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। हाँ, आंसर 0 आएगा। ठीक है, लेकिन करना कैसे वो समझना जरूरी। 2 3 का मतलब क्या है? सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के साथ, तो सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, बीच में साइन क्या रहेगा? प्लस का। बीच में साइन क्या रहेगा? प्लस का। तो आपको कोई भी एलिमेंट पूछे आप निकाल सकते हो, कोई भी एलिमेंट पूछे आप निकाल सकते हो। चलो इसको ट्राई करो सब लोग प्रॉपरली और आंसर निकालो। पहले तो ये सोचना कि क्या ऑर्डर रहेगा, उसके एलिमेंट लिखना, फिर आंसर नहीं। बताओ ऑर्डर क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद? 1 हाँ, तो 1 क्रॉस 2 में एक रो 2 एलिमेंट, एक रो 2 कॉलम, एलिमेंट लिख लेना, दोनों के वैल्यू निकालो, पता करो कितना आएगा आंसर। सर A11 19 आएगा। दूसरा 4 19 and 4 19 कम। सर 19 and 5 सर 19 5। ओके, सब लोग अपना अपना आंसर क्रॉस चेक कर लो। 19 and 4 4 आता है सर। सर 19 and 4 आएगा। सही है सर 19 and यस 4। सर। ये आपका आंसर है। किसी को डाउट? नो सर। सॉल्व करो, फिर फाइनल आंसर मैच करेंगे। थ्री आ रहा है सर। और 1102204440। सबसे पहले तो ये बताओ ऑर्डर क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद? 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 मतलब 9 एलिमेंट आएंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33
क्लियर है? ये 9 एलिमेंट आएंगे। अब देखो एक एक करके निकाल रहा हूं। पहले 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे फर्स्ट रो कौन सी है? 1 ये फर्स्ट कॉलम कौन सा है? 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1 into 1, 1 एक ही चीज आएगी। फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ तो 1 into 2, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। आई बात समझ में? आया ना? फिर अब ये देखो 2 1 सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। फिर थर्ड वाले को, 0 0 फिर थर्ड वाले एलिमेंट थर्ड में 0 है, 0 into 1 हाँ सारे 0 के साथ मल्टीप्लाई कर 0 देंगे। into 2 0 मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 1 2 4 1 2 4 और 0 0 0। क्लियर हुआ? यस सर यस सर। यस सर। ये आंसर है। तो ध्यान रखना यस सर यहाँ यही पे 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3 था, आपस में मल्टीप्लाई करने पे आंसर 3 क्रॉस 3 आएगा। 3 क्रॉस 3 के सारे एलिमेंट लिखे और एक एक करके सबकी वैल्यू निकाल दी। क्लियर हुआ? यस सर यस यस सर। ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको a प्लस बी दिया हुआ, a माइनस बी दिया हुआ, पूछा a क्यूब कितना हो। सबसे पहले तो a निकालना, तो a कैसे निकालेंगे? a प्लस बी दिया हुआ है, क्वेश्चन को ऐड करेंगे। सर दोनों को ऐड करें। वेरी गुड। दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो a आ जाएगा, यस सर यस सर b अपने आप कट जाएगा। तो दोनों को ऐड करके पहले a पता करो, फिर a क्यूब निकालना। a क्यूब कैसे निकालोगे? सर पहले ए स्क्वायर। हाँ ध्यान रखना, a क्यूब में डायरेक्ट सुनो, अब एक मिनट सुनो, a क्यूब में कभी भी ये मत करना कि क्यूब कर दिया सारे एलिमेंट को, वो बहुत गलत हो जाएगा। मैट्रिक्स में ऐसे नॉर्मल फंक्शन वर्क नहीं करता। a क्यूब का मतलब क्या होगा? a इंटू ए इंटू ए। ए निकालने के लिए b को एलिमिनेट करना, तो b को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को ऐड कर रहा हूँ। दोनों को ऐड करने में b एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ a 2 2 इक्वल टू, इनका एडिशन अगर करोगे तो 2 2 2 8 8 और 2, 8 2 और फिर 2 से पूरे को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास a मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 1 4 1 1। 4 1। हाँ, अब आपको अगर a क्यूब निकालना है, a क्यूब का मतलब क्या है? a स्क्वायर इंटू ए, या फिर a इंटू ए स्क्वायर, जो भी करना, a इंटू ए या फिर a स्क्वायर इंटू ए। सबसे पहले a स्क्वायर पता कर लो। a स्क्वायर निकालने के लिए a को ही दो आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a को a के साथ मल्टीप्लाई करो। सब लोग ट्राई करते जाओ। सर 13 28 730। ओके, सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेंगे। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, आंसर भी क्या आएगा? 2 क्रॉस 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 4 5 5 2 2 8 5। यह है आपका a स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर को वापस a से मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब आ जाएगा। 13 7 28 30। a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर आया मेरे पास 5 2 8 5। इसको वापस a से मल्टीप्लाई, a मेरा आया था 1 1 4 1, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 प्लस 8 13। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 प्लस 2 7 7। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 8 प्लस 20 28। सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 प्लस 5 13। ये आपका आंसर है, देख लो एक बार। यस सर सही है। सबको समझ में आया? देखो पहली यहाँ पे दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट थे। ए निकालने का तरीका भी इंपॉर्टेंट था, बी को एलिमिनेट करा। तो बी को कैसे एलिमिनेट करा? सिंपल, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने पे बी एलिमिनेट हो गया, ए निकल गया, ए निकल गया। फिर यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा? ए क्यूब निकालने के लिए डायरेक्ट क्यूब नहीं कर सकते। ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर कैसे निकाला? ए इंटू ए। इसमें किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज यहीं पे क्लियर कर लो। किसी को भी छोटी सी भी डाउट हो तो यहीं पे पूछ लो। किसी को भी कोई भी स्टेप में छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन, बाकी बच्चों में। नो सर। क्लियर हुआ? ठीक है। यस अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनको ध्यान से समझना।
प्रॉपर्टीज ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। जैसे जनरली नंबर्स के केस में नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, दो नंबर को a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, दो नंबर को कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों के केस में क्या आता है, सेम आता है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी मतलब ऐसा जनरली नहीं होता है, कभी कभी हो भी जाता है लेकिन ऐसा हर बार ट्रू नहीं होगा कि आपने a और b को मल्टीप्लाई करने पे एक आंसर आ रहा है और फिर इसका b से a के मल्टीप्लाई करने पे एक आंसर आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों अनइक्वल भी हो सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। प्रॉपर्टी इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ए बी का बी ए का प्रोडक्ट बराबर है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है, ध्यान से देखो, ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन ए के बराबर आ रहा है, दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, बी इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन बी के बराबर आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 पूछा क्या है, बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर आएगी, ए स्क्वायर के बराबर, बी के बराबर, ए के बराबर, माइनस बी के बराबर। तो आपको बी स्क्वायर क्रिएट करके सोचना है, बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सोचो। लगाओ लॉजिक, दो इक्वेशन गिवन है, सर ए स्क्वायर। देखते हैं, बाकी लोग भी ट्राई कर लो। सर ऑप्शन ए। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सर बी। दो तरह के आंसर आ रहे, बताओ क्या करें? सर ए बी इक्वल्स टू ए था तो सी ऑप्शन तो होगा नहीं, और ये मल्टीप्लाई। सर देख चलो देखते क्या आएगा। आपके पास ये दो इक्वेशन, आपको बी स्क्वायर क्रिएट करना है, ठीक है? तो बी इंटू बी हो जाएगा ना सर? ध्यान से देखो, बी स्क्वायर को मान लो आपने लिख दिया बी इंटू बी, है ना? यस सर, तो बी ए और बी ए। अब बी को ऐसे ही रहने दिया, अब बी की जगह बी ए लिख सकता हूँ, तो किसी एक बी को मैं बी ए से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है? अब इससे फायदा तो नहीं दिख रहा है। आगे वाले बी को अगर मैं बी ए से रिप्लेस करूं तो पीछे वाला बी ऐसा कैसा रहने दिया, यस सर। आगे वाले बी को, सर ए स्क्वायर। एक मिनट रुको, एक तो करने दो। आगे वाले बी को बी, आगे वाला जो बी है उसको बी ए से रिप्लेस कर दिया, पीछे वाले बी को ऐसा कैसा रहने दिया। अब यहाँ पे ए बी क्रिएट हो रहा है, यस ए बी सर। को वापस क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए। यस सर। ए बी को वापस क्या लिख सकता हूँ, ए। आगे वाले बी को ऐसा कैसे रहने दिया, जो पीछे वाला ए बी है उसको मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, मेरे पास बी ए क्रिएट होगा। बी ए को वापस क्या लिख सकता हूँ, बी ए। मैनिपुलेशन। अच्छा सॉरी, बी ए है ना, सॉरी बी। समझ में आया? यस सर। यस सर। सबसे पहले आगे वाले बी को मैंने बी ए लिखा, फिर पीछे से दोनों को कंबाइन कर दिया, तो इस सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लिया। कहीं ना कहीं दोनों इक्वेशन का यूज तो करना ही था मुझे, तो मुझे बी ए क्रिएट हुआ, बी ए को वापस क्या लिख दिया, बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी आ रहा। बस मैनिपुलेशन पे क्वेश्चन बेसिक दिया था, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। ये वाला ट्राई करो। गिवन क्या है, ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है, सर ये आई है। हाँ आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई प्लस ए का होल क्यूब पता करना है। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, इसमें से पहले आई प्लस ए का बेसिकली 3 बार मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, अब ये भी आपस में 3 बार मतलब आई प्लस ए आई प्लस ए से लिख दो। अब शुरू के 2 का प्रोडक्ट पे लिख देता हूं। शुरू के 2 के प्रोडक्ट को अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आई इंटू आई स्क्वायर प्लस आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई प्लस ए स्क्वायर। बेसिक रूल क्या है, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर पूछा है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मत लिखना, मैट्रिक्स में प्रॉपर्ली होता है हर चीज, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखोगे। क्लियर है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ में? यस सर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब आई मतलब एक तरह का वन समझो, आई मतलब जनरली मैथमेटिक्स में जो 1 होता है, मैट्रिक्स के केस में आई 1 होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आई आएगा, है ना। आई को ए से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते वो एलिमेंट खुद आ जाता है, ए आ जाएगा, ये वापस ए आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो लास्ट वाला भी वापस ए के बराबर आ जाएगा। तो आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a आया ना, समझ में आया यहाँ तक? यस और यहाँ पे आई प्लस एक और पड़ा हुआ है। अब इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आई स्क्वायर मतलब आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को वापस ए लिख दोगे, आई ए प्लस 3a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 7। आई बात समझ में? मेन लॉजिक ये है कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई मत करना, कभी भी आपको ये पूछता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या लिखोगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, है ना। यस सर। यस सर। सर एक डाउट था सर, हाँ सर बोलो, ये यूज क्यों करेंगे, मतलब सर मतलब ये आइडेंटिटी यूज क्यों करेंगे सर? होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया, आप 2 बार मल्टीप्लाई कैसे करते हो, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई। यस ओके। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, एक ही ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या कर रहे हैं, एक ही मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों ब्रैकेट्स को साथ में लिख दिया, दोनों ब्रैकेट को साथ में लिख दिया, फिर एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया, पहले ए इंटू ए फिर ए इंटू बी फिर बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी, तो ये बन जाएगा, है ना। यस सर। अब देखो जेईई एडवांस 2022, अभी थोड़े साल पहले ये क्वेश्चन आया था, हायर पावर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, जनरली अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लो तो काम हो जाए। क्या कर लो, ऑब्जर्व पैटर्न, कि क्या पैटर्न बन, है ना। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, एम मुझे तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5/2 3/2 -3/2 -1/2, ये एम है। क्लियर है? है ना। मुझे एन की पावर 2022 निकालना, 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हायर पावर वाले क्वेश्चन और भी अपन आगे जाके सॉल्व करेंगे, अभी तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने ऐसे ही। तो यहाँ पे अगर हायर पावर का आ रहा है तो पहले मैं देखूंगा पैटर्न क्या बन रहा है, एक एक करके पावर निकालेंगे, एम स्क्वायर निकालेंगे, एम क्यूब निकालेंगे, एन की पावर 4 निकालेंगे, तो जनरली आपको कोई ना कोई पैटर्न तो दिख ही जाएगा। यस सर, इसमें वैसे कॉमन तो 1/2 है सर। हाँ, पहले तो 1/2 कॉमन भी ले सकते हो, अगर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया पूरे में से, तो ये यहाँ से 2 हट जाएगा, 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 5/3 ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं पहले एक एक करके हायर पावर निकालते जाता हूँ, सबसे पहले एम स्क्वायर निकालता हूँ, तो एम स्क्वायर निकालोगे तो ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, इसी का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या कुछ पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर और कोई तरीका अगर होगा तो वो भी तो सोचेंगे। अब देखो, एक तरीका तो ये होता है आप पैटर्न निकालो, एक मेथड ये होता है, दूसरा मेथड ये होता है इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बाहर आ जाए, इसको लिखो ब्रेक करके आई प्लस ए के टर्म्स में, ये जो एम है, एम को ब्रेक करो कोई मैट्रिक्स ए प्लस आई, मतलब इसमें से अगर आई माइनस कर दें
आई क्या कर दे माइनस, मैट्रिक्स जो एम है उसको ब्रेक करके लिखे आई प्लस ए के टर्म्स में। ध्यान सुनना, तो जो एम है वो कितना है 5/2, 5/2, 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2। इसमें से अगर आई सब्सट्रैक्ट करूंगा मैं 1 0 क्या इससे मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करना है। अगर 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/2, ये भी 3/2, ये माइनस 3/2 और ये कोई माइनस 1/2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा माइनस 3/2। तो अच्छा मैट्रिक्स बन रहा है। यस ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये मान लो m माइनस आई की वैल्यू इसके बराबर है, इसको मान लो a बोल दिया, इसको क्या बोल दिया a। तो मेरा जो m है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ i प्लस a। यस सर, m मैट्रिक्स को क्या लिख सकता हूँ i प्लस a मैट्रिक्स। अच्छा I a मैट्रिक्स में से भी अगर ध्यान से देखो, इसमें से 3/2 कॉमन ले लें अगर, क्या बचेगा 1 1 माइनस 1 माइनस 1। है ना, यस 1 1 माइनस 1 माइनस, माइनस क्लियर हुआ। Yes. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन पहली बार में टफ लगता है, बाद में आसान। कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका, या तो पैटर्न पहचान लो, m की हायर पावर निकालो, m निकालो, m स्क्वायर निकालो, m क्यूब निकालो, m की पावर 4 निकालो, तो आपको दिख जाएगा किस पैटर्न से आगे बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला मेथड, ये मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर क्या है 1। अगर इससे काम हो रहा हो तो, अगर इससे काम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में। दूसरा मेथड क्या है, इसको ब्रेक करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में। तो देखो दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में मैंने ये बता रहा हूं कि m को ब्रेक करो i के टर्म्स में, कोई मैट्रिक्स a प्लस आई, इस तरह से लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो m को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली m में से अगर i सब्सट्रैक्ट करूंगा मैं, हाँ m माइनस आई, अगर तो मैंने क्या करा m को मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कोई मैट्रिक्स a प्लस आई के टर्म्स में। ठीक है, यहाँ से a कितना आ जाएगा m माइनस आई, m मतलब 5/2 माइनस 3/2, 3/2 माइनस 1/2, ये m है। इसमें से i सब्सट्रैक्ट करो, i मतलब 1 0 0 1, a आ जाएगा। तो जो a मेरा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 3/2 माइनस 3/2 माइनस, इसमें से अगर आप 3/2 कॉमन ले लोगे आपके पास 1 1 माइनस 1 माइनस 1 आएगा। सर ये माइनस, सर ये जो फोर्थ वाला है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये माइनस 3/2 होगा। हाँ, यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो माइनस 1/2 माइनस 1 कितना होगा माइनस ये, ओके सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो m को लिखने का मैंने तरीका क्या निकाल लिया, m इक्वल टू a प्लस आई बोला था, a मेरा कितना आ गया, m इक्वल टू हो गया a प्लस आई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैं वापस से वही काम करूंगा, इसकी हायर स्क्वायर निकालता हूं, m स्क्वायर की वैल्यू पता करता हूँ, तो a प्लस आई, a प्लस आई, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस a दैट इज 2a हो जाएगा प्लस आई, है ना। यस सर। a क्या था यस 3/2 1 1 माइनस 1 माइनस 1, a स्क्वायर निकालते हैं, a स्क्वायर पता कर लेता हूँ पहले कितना आ रहा है, कितना आ रहा पता करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सर 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, सर सारे 0 आ रहे हैं। अब देखो यहाँ से फायदा क्या हुआ, a स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ गया, a स्क्वायर कितना आ गया नल मैट्रिक्स। अब a की सारी हायर पावर नल मैट्रिक्स होगी। यस सर। यस यस सर, यस सर। नल मैट्रिक्स को मैं वापस सबसे a से किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, सारी हायर पावर क्या होगी नल मैट्रिक्स ही होगी। Yes. सारी हायर पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, हाँ है ना। यस सर। तो देखो यहाँ से यही फायदा हो गया कि मुझे जो मैंने m को मैंने ब्रेक किया a के टर्म्स में, वहां पे जो a की हायर पावर सारी की सारी 0 है। अब मुझे अगर जो भी हायर पावर पूछेंगे, अब मैं बाइनोमियल का यूज कर सकता हूँ। m की पावर क्या पूछी 2022, मतलब a प्लस आई की पावर 2022। यस सर।
Yes, sir. आया ना? Yes, अब वो sir. बाइनोमियल Yes, sir. बाइनोमियल थ्योरम में एक फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला जो होता है वो होता है nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 प्लस y। आया ना बाइनोमियल थ्योरम? Yes, sir. And यहाँ पे अगर सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा तो जगह 2022 C0 a की पावर 2022 yes, sir. लास्ट जाता जाएगा, लास्ट वाली सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगी 2022 C 2021 इंटू a की पावर 1 i की पावर समथिंग, और लास्ट वाला टर्म क्या आएगा 2022 C 2022 a वाली a की पावर 0 हो जाएगी और i की पावर कितनी आ जाएगी, i आ जाएगी। 2022. अब देखो इसके पहले के जितने भी टर्म होंगे सारे के सारे 0 हो जाएंगे Yes, sir. क्योंकि a स्क्वायर Yes, अगर में आएगा, सब में स्क्वायर आएगा, sir. सबके सब 0 का बस बचेगा Yes, कैसे, sir. ये दो टर्म बचेंगे। अब ये इसकी वैल्यू निकालोगे ये 2000 C1 ये 2022 आ जाएगा इंटू a प्लस आई, 2022 इंटू ए प्लस आई। अब आप आंसर निकाल सकते हो। आई बात समझ में? Yes, sir. यहाँ से कितना आ जाएगा 2022 ए मतलब 3/2 1 1 -1 प्लस आई, इनको ऐड करोगे तो आपस में आंसर आ जाएगा। देखो कहने का मतलब क्या था, m को मैंने ब्रेक किया i प्लस a के टर्म्स में, a स्क्वायर निकालने पे 0 आ रहा है, a स्क्वायर निकालने पे क्या आ रहा है 0, तो m के पास 2022 हम निकालेंगे तो शुरू की सारी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ आखिरी की दो टर्म बचेगी, सिर्फ आखिरी की दो टर्म बचेगी, बाकी सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएगी 0। आया समझ में? Yes, sir. ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाइनोमियल को यूज करते हुए था, थोड़ा सा टफ था लेकिन थोड़ा सा बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये घबराओ मत, अगर घर पे थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। आज का आपका होमवर्क अभी मैं एक डीपीपी भेज दूंगा, लेकिन आपका पहला होमवर्क क्या है? NCERT एनसीईआरटी से करना है। NCERT. एनसीईआरटी मैट्रिसेस की प्रॉपर्ली रीड करना, उसमें से जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना। पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज जितना मैंने पढ़ाया आपको, शायद एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए, थर्ड चैप्टर है शायद 3.1 3.2 दोनों सॉल्व हो जाए, एक बार चेक कर लेना। क्लियर है? जितना मैंने पढ़ाया है वो पढ़ाने पे शॉर्ट नोट बना लेना और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, इसके अलावा एक डीपीपी भेजूंगा वो सॉल्व कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आज के लेक्चर में अपने 1.5 घंटे में बहुत कुछ कवर कर लिया है, कल इसको रिकैप करा के और आगे का मैं पढ़ा दूंगा। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड इवनिंग, गुड नाइट। Good night, sir. Yes, sir. सर थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू।